चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत जो है आज हम सीटेट सुपर फास्ट में करते हैं। और अभी जो है हम तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज जो है सीडीपी से। तो आप सभी का जो है स्वागत है सीटेट सुपर फास्ट में। तो सीडीपी में जो पहला चीज आता है वह सीडीपी में सीटेट के सीडीपी में जो पहला चीज आता है वो आता है आपको तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज सीटेट सुपरफास्ट में। सीटेट सुपरफास्ट में तो सीटेट सुपरफास्ट में आपका जो स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। तो ये शुरुआत जो है आज सीडीपी से हो रहा है। सीडीपी में पहला चैप्टर होता है बाल विकास। तो बाल विकास जो है तो बाल विकास से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बाल विकास में सबसे पहला चीज है कि बाल विकास कहते किसको हैं। तो पहला जो है वह है बाल विकास जो है मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक इनमें होने वाले जो जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं उसी को हम कहते हैं। बाल विकास किसके अंतर्गत आते हैं? तो बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के अंत तक जो होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं उसी को कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, चूंकि ये विकासात्मक परिवर्तन काफी हद तक जो है जन्म लेते हैं। काफी हद तक क्या होता है, जन्म से पहले के जीवन के दौरान जो है आनुवांशिकता कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अनुवांशिकी और जन्म पूर्व विकास को आमतौर पर जो है बच्चे के विकास के अध्ययन के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। अगर हम इसको और डिटेल से बताएं तो जीवन काल के दौरान जो होने वाले विकास को संदर्भित करने वाले जो विकासात्मक मनोविज्ञान और बच्चे की देखभाल से संबंधित जो चिकित्सा की शाखा है बाल रोग विज्ञान इसमें शामिल होते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे तो विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो विकासात्मक परिवर्तन परिपक्वता के नाम से जानी जाती है। विकासात्मक परिवर्तन परिपक्वता के नाम से जानी जाने वाली एक आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप या पर्यावरणीय कारक और शिक्षण के परिणाम स्वरूप हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर जो परिवर्तन में दोनों के बीच का पारस्परिक संबंध शामिल होता है। दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध जो है शामिल होता है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान का तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान, वह मनोविज्ञान एक ऐसी विषय है जो किसी न किसी प्रकार से हर विषय से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी न किसी प्रकार से हर विषय से हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक जितना भी विज्ञान विकसित हुआ है वह मानव व्यवहार से ही जो है जन्म लिया है। मानव व्यवहार से ही जन्म लिया है। इसलिए हम कह सकते हैं यदि मानव व्यवहार को समझना है आपको, यदि मानव व्यवहार को समझना है
तो मनोविज्ञान की सहायता से ही समझा जा सकता है। यदि मानव व्यवहार को समझना है तो मनोविज्ञान की सहायता से ही समझा जा सकता है। मनोविज्ञान के बिना मानव व्यवहार का अध्ययन जो है असंभव है। मनोविज्ञान के बिना मानव व्यवहार का अध्ययन क्या है? असंभव है। इसीलिए अरस्तु ने कुछ कहा था। तो क्या कहा था अरस्तु? अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। अरस्तु मनुष्य को क्या कहा है? एक सामाजिक प्राणी कहा है। जैसे मनुष्य का सामाजिक विकास होता है तो बुद्धि व व्यवहार का विकास भी होता है। अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। जैसे मनुष्य का सामाजिक विकास होता है तो बुद्धि व व्यवहार का भी विकास होता है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ का, तो मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ में साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण जो है दो शब्द के मिलने से होता है। जैसे साइको और लोगोस के मिलने से होता है। साइको का अर्थ क्या होता है? तो साइको का अर्थ जो है वह है आपको, साइको का अर्थ जो है वह होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान। क्या होता है? अर्थात आत्मा का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावक के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध लिखने से यह कथन के शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन है किसका? सॉरे एवेंटेल फोर्ड का। मनोविज्ञान का आधारशिला किस पुस्तक रखी गई? आधारशिला, मनोविज्ञान का आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम का पुस्तक था। यह अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन था? विलियम जेम्स था। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो व्यापक वर्तमान स्वरूप है वह व्यापक है, वर्तमान स्वरूप व्यापक है। और गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यापकता का ज्ञान है, व्यवहार का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? व्यवहार का ज्ञान है। वहीं अगर हम बात करें तो कुप्पुस्वामी के अनुसार, किसके अनुसार? कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग क्या है? उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में है। उत्तम शिक्षा और उत्तम अधिगम में। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य के, तो कॉलिसनिक के अनुसार क्या है? शिक्षा की समस्या का समाधान करना। शिक्षा की समस्या का समाधान करना। केली के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य 9 है। तो वह 9 उद्देश्य में क्या क्या है तो हम देख लेंगे। जैसे स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य है बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? वह है बाल विकास। और स्किनर के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है वह है बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्य को निश्चित करने में सहायक करना। ठीक। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन है किसका? लीका का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। वहीं अगर हम बात करें तो अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बाल, युवा या वृद्धा कहना चाहिए। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध का होना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का है। किसका है? फ्रॉबेल का है।
हर्बट के अनुसार शिक्षा सिद्धांत का आधार होना चाहिए कौन चीज? मनोविज्ञान होना चाहिए। कौन चीज होना चाहिए? मनोविज्ञान होना चाहिए। और मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उस शिक्षक को ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। और अगला क्वेश्चन, अगर अगला देखिएगा टॉपिक, तो अगला टॉपिक जो है, अगला स्टार पॉइंट जो है 17 का, वो है वर्तमान समय में जो है मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की जो आवश्यकता है वह है बाल केंद्रित शिक्षा। और वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास से। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास से। और शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है वह है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध, शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध है। और अगर हम आगे देखेंगे तो है कक्षा में छात्र को उसकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान चाहिए। किस चीज का? कक्षा में छात्र को उसकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। वहीं समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कलांश पहले क्यों रखे जाते हैं? पहले क्यों रखे जाते हैं? तो मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कलांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो वह मनोविज्ञान के आधार पर ही रखे जाते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग। वहीं अगर हम बात करें फिर, तो निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का निर्देशन और परामर्श में जो साइकोलॉजिस्ट सब होते हैं, किसी को निर्देश देते हैं, किसी को परामर्श देते हैं, तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का ही उपयोग होता है। अगला है छात्र की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का ही होता है। अगला जो है वह है बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालक की बुद्धि और उनकी रुचि की जानकारी करके शिक्षा देता है। बुद्धि तथा रुचि की जानकारी करके शिक्षा देता है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो अगला जो है वह है, तो ये चीज आप देख लिए। और जो है अगर डिटेल इसके बारे में हम कुछ बताएं तो वो हो जाएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान होता है वो अब शिक्षा पर बाल केंद्रित के द्वारा होता है और बालक से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करके और शिक्षक को छात्र की आवश्यकता का ज्ञान करके होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांत का। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति अगर पूछेगा आपको तो आप कह सकते हैं कब हुआ था? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति लगभग 1900 ईस्वी में मानी जाती है, वर्ष 1900 में लगभग मानी जाती है। और यह हुआ था ग्रीस भाषा से। और अगर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध आपको पूछेगा तो शिक्षा से होता है, दर्शन से होता है और मनोविज्ञान से होता है। शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से होता है।
और इसका शाब्दिक अर्थ अगर शिक्षा का पूछेगा तो वो होता है पालन पोषण करना। क्या करना? पालन और पोषण करना, पालन पोषण करना। तो चलिए ये था, आपको यहीं तक हम रखेंगे इसको। अगर आपको फिर से हम कहेंगे, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।